जय हिंद दोस्तों। आज हम 8 फरवरी 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको 7 फरवरी के जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला ये 2024 नहीं 2023 का क्वेश्चन है। मार्सुपियल्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है? हमने कल ही मार्सुपियल्स के बारे में देख लिया, ठीक है? ये हमने सब देखा था कि भाई कहाँ पे मिलते हैं, क्या-क्या उससे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसका ये पार्ट है। ऊपर एक सेकंड में बता दूँ तो भाई एक मैमेलिया ग्रुप होता है जिसके भी अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है, मतलब कि जिसकी मदर्स मिल्क प्रोड्यूसिंग होती है, उसको हम मैमेलिया ग्रुप में लेते हैं, ठीक है? उसमें 3 कैटेगरीज़ होती है, मोनोट्रेम्स, मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स। उसी जो 3 में से एक है हमारा मार्सुपियल्स, उसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है? मोनोट्रेम्स मतलब जो अंडे देते हैं, ठीक है? एग लाइंग है। मार्सुपियल्स मतलब जिनको अंडे तो नहीं देते, जिनकी बॉर्न एकदम अर्ली हो जाती है, जिनके बेबी की बॉर्न एकदम अर्ली होती है, बट फिर उनका डेवलपमेंट धीरे-धीरे उनकी माँ के साथ रह के होता है। और प्लेसेंटल्स मतलब ह्यूमन जैसे, डायरेक्ट बॉर्न होती है, ठीक है? इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि भाई कंगारू जैसे बॉर्न होता है, ठीक है? छोटा बेबी कंगारू, तो जो उसका आगे का डेवलपमेंट होता है ना, वो कंगारू के पाउच में हो जाता है। उस तरीके से डेवलपमेंट होता है मार्सुपियल्स में। तो क्या सारे के सारे मार्सुपियल्स के पास पाउच होता है? नहीं, नहीं होता है, बट डेवलपमेंट ऐसे होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो देख लेना, हमने बहुत होलिस्टिकली डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो देखिए क्या बोला गया है अभी मार्सुपियल्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। यस, ये एकदम सही बात है, क्योंकि आपको एक भी मार्सुपियल्स की कैटेगरी इंडिया में नहीं मिलती है, नेचुरली नहीं मिलती। आप आर्टिफिशियल उधर से लेके आ गए तो अलग बात है। दूसरा, कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख लीजिए, तास्मियन वुल्फ है, भाई क्या जरूरी है कि ये सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड्स में ही होगा? डेफिनेटली नॉट। सेम विद कैंगारू, कोला, एसेट्रा, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत बात थी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और ऊपर से क्या बोला था, विथ नो प्रेडिटर्स, कि इसके प्रेडिटर्स ही नहीं होते। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होंगे? तो भाई पहला स्टेटमेंट सही था और दूसरा स्टेटमेंट गलत था, ठीक है? फिर ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये ना शायद 2016 या फिर 14 का क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से। क्या पूछा गया था कि फूड चेन में कौन से सीक्वेंस कौन सा है? तो भाई डायटोम्स, क्रूटाशेंस एंड हेरिंग्स हमने कल ही देख लिया था, ठीक है? डायटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो सबसे नीचे हम अगर फूड चेन में चले जाते हैं तो हमें फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं। उसी का फाइटोप्लैंक्टन्स का पार्ट है डायटम्स, एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, ये सब उसी का पार्ट है, ठीक है? डायटम्स का मतलब ही क्या होता है? डाई, डाई मतलब दो, और फिर एटम, मतलब जो दो पार्ट्स में जिसकी बॉडी बनी हुई है, दो एटम जैसे दो पार्ट में बनी हुई है, वो डायटम्स। फिर आते हैं क्रूटेशंस। तो क्रूटाशंस का मतलब है जो क्रस्ट और ओशन दोनों के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है? मतलब जो ओशनिक क्रस्ट है उसके एरियाज में भी, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके एरियाज में भी, और ओशन में भी। और इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, तो उनके ऊपर आता है ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है? तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स, और फिर आते हैं हमारे हैरिंग्स, मतलब कि छोटी-छोटी मछलियाँ। ओके, उसके ऊपर चले जाएँ तो मैकरल्स, उसके ऊपर चले जाएँ तो बहुत बड़ी-बड़ी शार्क, व्हेल्स एटसेट्रा। तो हमारा क्या सही स्टेटमेंट होगा भाई? सबसे पहले डायटम्स आते हैं, फिर क्रूटाशंस और फिर हैरिंग। ओके, अभी देखो जो मेंस बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया था उसको मैंने जानबूझ के नहीं डाला हुआ है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी से हम मेंस क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें, क्योंकि प्रीलिम्स नजदीक आ रही है। आई नो आप में से काफी सारे लोग हैं वो रोज इसी से क्वेश्चन लिखते हैं कि जो मैं देता हूँ डिस्कस होता है, बाद में आप लिख पाते हैं, बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग अभी क्वेश्चन लिखना इतना फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स नजदीक है। तो बेटर रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, उसकी थोड़ी सी ट्रिक बताएं। और मैं कोशिश करूंगा, इस कोशिश क्या यही करेंगे कि ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन हटा देते हैं, उसके बदले मैं रोज पीवाईक्यू एक्स्ट्रा लेके आऊंगा, जिसको आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये टाइम हमारा बच जाएगा ना, इसको अगर डिस्कस नहीं कर रहे तो ऑलमोस्ट हमारी 8 मिनट्स इसमें जाती थी, तो वो 8 मिनट हम एमसीक्यूज करेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टेबल जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये शायद आ सकता है एग्जाम में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। या फिर ऐसा करेंगे कि मेरे नोट्स शेयर कर देंगे, मैं जो भी एक ऐसे रखेंगे कि भाई रोज एक नोट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मेरे जितने भी नोट्स हैं सारे सब्जेक्ट के, आप मुझे बताना कि भाई आज ये सब्जेक्ट लेके आओ, तो उस सब्जेक्ट का बताएंगे। तो मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ, ठीक है? एक तो हमारा एमसीयू कर सकते हैं हम, प्रिडिक्टेबल वाले, और पीवाईक्यू हो सकता है, और फिर एक हमारा हो सकता है नोट्स। ठीक है, नोट्स में भी ये दोनों आ जाएगा वैसे, पर फिर भी आप मुझे बता दीजिए क्या करना है। बट आई एम थिंकिंग कि भाई ये मेंस वाला रहने देते हैं, क्योंकि वो अभी इतना फायदा नहीं देगा। आप चाहते हो तो मैं क्वेश्चन रोज प्रोवाइड कर दूंगा, बट उसका डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि काफी हमने अच्छा कर लिया है। तो प्रीलिम्स तक एज रहने देते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा जैसा आप बोलो। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती 8 मिनट बताने में, बट नुकसान ना हो बस हमारा, मेरा यही सोचना है। ओके चलिए, सबसे पहले हम न्यूज कवर करते हैं। एक ना शॉर्ट न्यूज कवर कर लेते हैं, वही इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट तो वैसे काफी है, किधर गया, ये देख लीजिए।
दशा अवतार थिएटर, वी वुड से दश अवतार थिएटर, नॉट दशा अवतार, दश अवतार थिएटर। तो देखो ये एक थिएटर है, थिएटर मतलब जो नाटक नहीं होता है कि स्टेज के ऊपर जो नाटक हो रहा है उसको थिएटर बोलते हैं, ठीक है। ये एक थिएटर है, कहाँ पे परफॉर्म होता है, तो भाई महाराष्ट्र के कुछ एरिया में परफॉर्म होता है और गोवा के एरिया में परफॉर्म होता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम महाराष्ट्र देख रहे हैं तो उसका साउदर्न रीजन, और अगर गोवा देख रहे हैं तो उसका नॉर्दर्न रीजन, मतलब एक एरिया में ही होता है ये। यहाँ पे सब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, जैसे पेडल, हारमोनियम, तबला, जानस, बहुत कुछ यूज होता है, ठीक है। क्योंकि थिएटर है तो डेफिनेटली होगा। और ये थिएटर में हम क्या बात करते हैं, तो दश अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु की बात करते हैं, ठीक है। यू नो वो इज विष्णु, राइट। तो इसमें दश अवतार में क्या क्या बोला जाता है कि भाई सबसे पहला अवतार था हमारा मत्स्य अवतार, फिर कुर्म अवतार आया जिसमें टॉर्टोइस थे, फिर वरा अवतार, नरसिम्हा, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा एंड कल्कि। अब देखो यहाँ पे छोटा सा कैच है, बुद्धा एक्चुअली एज पर हिंदू माइथोलॉजी या फिर हिंदू पुराण में बुद्धा नहीं है, वहां पे है बलराम, ठीक है, बलराम। तो अगर आपको उधर बलराम भी आता है तो आपको सही करना है, हमें कोई रिलीजन अभी पढ़ने नहीं जाना, इट्स फाइन। पर बुद्धा आता है तो भी सही करना है, बलराम आता है तो भी सही करना है, उधर आर्ग्यूमेंट हमें नहीं सोचनी है, ठीक है। दोनों दिमाग में रखना कि दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इन शॉर्ट ये क्या करते हैं दश अवतार में, तो ये विष्णु जी होते हैं, उसके दश अवतार दिखाते हैं, उनकी छोटी छोटी कहानियां भी दिखाते हैं, बस यही होता है, ठीक है। अभी हमारा काम क्या हो जाता है, क्या इतना ही याद रखना, बिल्कुल नहीं। हम सारे के सारे अपने जो थिएटर्स है इंडिया के उसको याद रखते हैं, और छोटी सी उसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं, छोटी क्या पूरी की पूरी बता रहा हूँ कि आपको पूरा थिएटर्स हो जाएगा आज। चलिए सबसे पहले थिएटर होता क्या है, तो इट इज नरेशन ऑफ आर्ट इन फॉर्म ऑफ एनकाउंसिंग म्यूजिक, डांस एंड एक्टिंग। ये अलग अलग जगह पे हो सकता है, कोई सोशल गैदरिंग हो रही है तो आपने बता दिया, रिचुअल्स है, फेस्टिवल है, फेयर्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्रेडिशन देख लें इंडिया के अंदर थिएटर का, तो सबसे पुराना, वर्ल्ड का सबसे पुराना एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ सी केव है सीता बेंगा एंड जोगी मारा केव्स, वहां पे हमें एग्जाम्पल मिलता है। आपको क्वेश्चन इधर से आ सकता है, ठीक है, कि ये हमें ऑल वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जाम्पल मिलता है, वो केव्स कहाँ पे है, या फिर केव्स पूछ लेंगे और बोलेंगे ये वर्ल्ड से ओल्डेस्ट है, तो ये फर्स्ट आ सकता है आपका क्वेश्चन। फिर दूसरा इसकी बात कहाँ पे की गई है, तो नाट्य शास्त्र जो है वहां पे इसकी बात की गई है। फिर क्लासिकल नाट्य शास्त्र में बात क्या की गई थी, तो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर्स, वहां पे हमने 10 टाइप्स ऑफ प्लेज बताए गए थे, प्लेज मतलब नाटक की बात चल रही है। और फिर ऋग्वेद के अंदर भी बहुत सारे ड्रामास बताए गए हैं जो कि यज्ञ सेरेमनी के दौरान परफॉर्म होते हैं। देखो इसको बहुत सारे योग यजना बोलते हैं, बट इट इज नॉट यजना, इट इज यज्ञ। बट यस अगर आप बचपन से यजना बोलते आ रहे हो तो यू कैन से इट यजना, नो इशू। चलिए क्लासिक संस्कृत थिएटर के बारे में देख ले, जो यहाँ पे नाट्य शास्त्र में क्लासिक संस्कृत थिएटर्स का बोला है, ठीक है, लिटरेचर्स का बोला है, उसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले क्या चल रहा था। तो भाई तीन टाइप, कोई भी प्ले होता है उसमें एक जो परफॉर्मर होता है, यहाँ पे होगा सॉरी, एक परफॉर्मर होता है, ठीक है, जिसको हम नायक बोलते हैं। फिर एक नायिका होती है मतलब हीरोइन, तो भाई हीरो, हीरोइन और विदूषक, क्लाउन। तो भाई नायक, नायिका और विदूषक, ठीक है। अभी ऊपर देखते हैं फिर से जो नाटक आपको आपके सामने करता है, मतलब जो प्ले करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम डांसर बोलेंगे। ये जो वर्ड है वही कहाँ से आ रहा है, ये जो नाटक है वर्ड है वो आता है नाट से या फिर नट से, जिसका मतलब ही होता है डांस या फिर डांसर, ठीक है। दूसरे शब्दों में ड्रामा क्या इंक्लूड करता है, तो भाई रूपक, दृश्य वाक्य और प्रेक्ष वाक्य, प्रेक्षवाक्य, उल्टा बोल रहा हूँ सॉरी, दृश्य काव्य और प्रेक्ष काव्य। देखो मतलब ही क्या है दोनों का, रूप मतलब दिखाना, ठीक है, ब्यूटीनेस, दृश्य मतलब देखना, जो दृश्यम आप लोग पता है ना, जो दिखाना, तो दृश्य काव्य जो आप काव्य दिखा रहे हो, जो पोयम है जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। और प्रेक्ष काव्य मतलब प्रेक्षा मतलब जो आपका ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस के लिए जो है वो। तो दोनों का आपको मतलब, तीनों का आपको मतलब समझ आ गया, ठीक है। उधर ऐसा कुछ आता है तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। फिर इसमें भी कुछ कुछ टाइप्स हो सकती है, मेजरली दो टाइप है, एक है लोकधर्मी और दूसरा है नाट्यधर्मी। लोक मतलब यहाँ पे आपको लोक दिख रहे हैं, राइट, ऑडियंस दिख रही है, आई वुड से पब्लिक, तो भाई ये पब्लिक की डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है नाट्यधर्मी, तो मतलब ये भाई नाट्य अगेन क्या है, प्ले, तो ये भाई प्ले को सिंबलाइज करता है, ठीक है, कन्वेंशनल प्लेज, ओके। फिर मैंने यहाँ पे ये तो बता दिया नायक नायिका। फिर होते हैं तीन टाइप, मेजरली क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, तो एक होता है पूर्व राग, मतलब कि जो आपका प्ले शुरू हो रहा है उससे पहले जो भी रिचुअल है उसका मतलब पूर्व राग, क्योंकि पूर्व का मतलब ही क्या होता है, अर्ली, पहले का। फिर एक होता है सूत्रधार, देखो सूत्रधार मतलब यहाँ पे अब तोड़ दो इस शब्द को, तो सूत वत्ता प्लस आधार,
तो जिसके ऊपर पूरा का पूरा आधार पड़ा हुआ है, मेन जो कड़ी है, सूत्र का मतलब होता है मेन, और आधार मतलब डेफिनेटली उसका पिलर। तो भाई सूत्रधार मतलब कि जो मैनेजर है, जो सब कुछ संभाल रहा है, तो वो हो जाएगा सूत्रधार, क्योंकि अगर यही ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देन आता है हमारा लीडिंग लेडी। लीडिंग लेडी मतलब जो समन करती है कि भाई चलो सूत्रधार आ जाइए नाटक में, सब नॉर्मल सब अनाउंसमेंट वाला। फिर सूत्रधार आके सब कुछ अनाउंस करेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होने वाला है। फिर इसके अंदर जो स्टेज होते हैं वो यूजुअली 2 स्टोरी स्टेजेस होते हैं। 2 स्टोरी के मतलब 2 माले के होते हैं। जो अपर फ्लोर है वहां पे सेलेस्टियल स्फीयर्स होते हैं, और जो लोअर फ्लोर है वहां पे टेरेस्ट्रियल स्फीयर्स होते हैं। सेलेस्टियल मतलब जो ऊपर मतलब आसमान में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, भगवान भगवान हो सकता है, डिपेंड्स ऑन अ प्ले कि प्ले कौन सा चल रहा है। और टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो इंसान नॉर्मल, ओके। और यहाँ पे कर्टन्स का भी यूज होता है, बट डू रिमेम्बर मास्क वर नॉट यूज्ड, ठीक है। कहाँ पे मास्क यूज नहीं होता है? जो क्लासिकल संस्कृत थिएटर्स हैं वहां पे मास्क यूज नहीं होता है, ओके। ये आपको अगेन क्वेश्चन आएगा, और उधर हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आपको मास्क यूज नहीं आप आएगा ना कि नहीं होता है, तो आप सोचो गलत बात है यार, मैंने तो बहुत सारे डांस में देखा है, बट यहाँ पे हम बात करें संस्कृत थिएटर्स की। नए वाले थिएटर्स में डेफिनेटली होता है, बट संस्कृत थिएटर में नहीं, ठीक है। ओके, आई होप सो कि हाँ सब कंप्लीट हो गया है। अभी देखो यहाँ पे कुछ कुछ प्लेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको सारे के सारे याद रखने हैं, पता नहीं कब कौन सा पूछ ले। ये यूपीएससी ऑलमोस्ट हर साल एक राइटर और एक उसका कुछ ना कुछ जो बुक्स होती है उसको पूछ लेते हैं, और ऊपर से याद भी रखना है आपको। देखो ये सारी की सारी बुक और राइटर आप याद रखो, तो ये भी याद रखो कि ये जो है वो क्या है, तो प्ले है ये। कि आपको पूछ ले कि भाई मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस इज वेल प्रोनाउंस पोयम रिटन बाय विशाख दत्त। वे पोयम नहीं, नॉवल या फिर ऐसा कुछ भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाई एक प्ले है। अभी देखो पोयम भी प्ले हो सकती है, इसलिए मैंने वर्ड्स को वापस लिया, बट डू रिमेम्बर इट, ठीक है। या फिर आपको पूछ ले मुद्रा राक्षस इकोनॉमिक्स की बात करता है, नहीं नहीं नहीं, इट्स प्ले, ठीक है। ये सारे के सारे प्ले हैं, तो पढ़ो तो भी इसी तरीके से याद रखना। और ये जितने भी प्ले हैं ना, वैसे देखो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ बट ठीक है, ये जितने भी प्ले हैं यूजुअली ना लव स्टोरीज या फिर सोशल जो मैसेज देना हो उसकी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देता हूँ, कालिदास का मालविका अग्निमित्र। मतलब क्या है? मालविका यहाँ पे हीरोइन है, नायिका है, और अग्निमित्र यहाँ पे हीरो है। और ये अग्निमित्र ना जो पुष्यमित्र नहीं थे शायद, मुझे वो का नाम नहीं याद आ रहा है, शायद वो उनका ही बेटा था, शायद नहीं, शायद तो था ही, यस। फिर अभी यहाँ पे देखो अभिज्ञान शांकुतलम, तो ये किसकी बात करता है? तो भाई ये शकुंतला की बात करता है। इसके ऊपर कोई मूवी भी बनी चुकी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम क्या है, मूवी भी है। तो ये अगेन लव स्टोरी है, यहाँ पे भी हीरो हीरोइन की बात चल रही है। फिर यहाँ पे देखो सरिपुत्र प्रकरण, तो ये सरिपुत्र ये अगेन हीरो है, और फिर ये उसकी कहानी है। तो ये सारे के सारे प्ले हैं। आप फिर ये अगेन देखो विक्रम उर्वशी, तो यहाँ पे विक्रम हीरो है, उर्वशी हीरोइन है, ओके। तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि आपको कुछ दिक्कत ना हो इन फ्यूचर भी, अगर आपको ये सब लिंक्ड होगा ना तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप कोई मिस्टेक करो। ओके चलिए, फिर फोक थिएटर मतलब अभी के जो चल रहा है, फोक थिएटर धीरे धीरे बन गया। तो देखो ये सारे फोक थिएटर्स हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो भाई केरला के अंदर देखने को मिलता है, ओके। चलिए देखते हैं, आपको इससे भी मैं लिंक करवाता हूँ कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये थिएटर्स का नाम यूज करते हैं। सबसे पहले तो भाई यही हो गया दशावतार, जो हम पढ़ रहे हैं गोवा और महाराष्ट्र के एरियाज में है। फिर देखिए आप ये बहुत जगह पे सुनोगे ना कि भाई ये क्या तमाशा लगा के रखा है। तमाशा क्या है? इट इज फोक थिएटर ऑफ महाराष्ट्र। दूसरा क्या है महाराष्ट्र का? तो पोवाड़ा है। दोनों याद रखोगे आप, ठीक है, तमाशा और पोवाड़ा। फिर आपने सुना होगा कि भाई क्या नौटंकी कर रहे हो, या फिर या रास लीला रचा रहे हो, ये सब क्या है? तो ये यूपी के फोक थिएटर है, नौटंकी एंड रास लीला। ये आपको पता चल रहा है कि हम डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो इट एक्चुअली दे आर नॉट वर्ड्स, इट्स एक्चुअली थिएटर्स, जो हम उसको एक वर्ड दे रहे हैं कि नौटंकी करना मतलब क्या है कि जो आप प्ले आप मेरे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो वो, ठीक है। फिर देखो पंजाब बाजू आ जाओ तो उनको जैसा ही आपको दिखने को मिलेगा, ये सुना है ना बांड, ये क्या है बांड? तो अगेन इट इज थिएटर। फिर आता है हमारा भाई ये हमारी नकल कर रहा है, स्वांग रचा रहा है, ये सब अगेन थिएटर है। ये वर्ड आपने सुने होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वे स्वांग रचाना, नकल करना, ये सब थिएटर है, ठीक है। फिर और दूसरे देख लेते हैं। देखो साउथ के हो सकता है, यूजुअली हमने ना देखे हो, कोई साउथ का हो तो देख सकता है, बट हमें उसके आइडिया ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए गुजरात बाजू देखते हैं, तो आता है हमारा भवाई और गारोदास, ये अगेन इंडिया गुजरात के थिएटर्स हैं। फिर हम केरला के देख लेते हैं, जो हमने नहीं देखे एक्चुअली, वो थोड़े हार्ड हैं यार, मतलब इजी है वैसे पर ज्यादा है। तो वही केरला के है मुदियट्टू,
कृष्णतम, कुतियत्तम, नाटकम और फिर 2 एक्स्ट्रा, चावितु और पदायानी। ठीक है, ये तम तम तो आपको याद रह जाएगा, कृष्णतम, नाटकम, कुतियत्तम, फिर मुदियत्तु, चवितु एंड पदयानी। ठीक है, 2-3 बार आप दोहरा लीजिए, हो जाएगा। फिर तमिलनाडु बाजू पहुंचते हैं तो कुरुवंजी और थेरुकोतु। फिर ऊपर आते हैं हम पुष्पा के शहर में, तो बुरोकथा और पगाती वैशालू, ये दोनों एक ही हैं, पगाती वैशालू। और ये हमें साथ ही साथ तेलंगाना में भी ये में देखने को मिलता है। ठीक है, पगाती वैशालू। फिर हमारा दशकथिया, ये अगेन उड़ीसा में आता है। फिर असम बाजू जाते हैं तो भावना, एक्चुअली से भावना, भावना को आप थोड़ा सा चाइनीज फॉर्म ला दो तो भावना। ठीक है, भावना क्या होता है, इमोशंस। और दूसरा है ओजापल्ली। ठीक है, हटा दे तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ओजापल्ली। फिर हमारा भाई कश्मीर बाजू हम जाते हैं तो बांड, पत्थर, देखो यहाँ पे भी बांड था, यहाँ पे भी बांड है, सिमिलर है, तो बांड, पत्थर। और हिमाचल की बाजू करीला। आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पे नीचे रासलीला है तो ऊपर करी लीला है, करी लीला कुड बी कृष्ण लीला। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बाजू हम जाते हैं तो हमारा मार्च। ओके, डन है, सारे के सामने करोगे। मैंने आपको क्यों बताया है, देखो आपको हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए, मैच द फॉलोइंग आता है तो देयर इज हाई चांसेस कि आप उधर गलत नहीं करोगे। फिर आपको ऐसा कोई वर्ड आ जाता है कि भाई 10 कतिया ये है वो है, तो आपको सिर्फ इतना भी पता होगा कि ये प्ले है, तो आप उधर उसको टिक कर पाओगे। हाँ, अगर आप चाहते हो तो एक बार आप ये कर सकते हो कि सबके बारे में एक लाइन आपने पढ़ ली हो। देखो मैंने नहीं यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मैं बाकी पेज में एक दूसरे में वो भी लिखा हुआ है, वो मैंने ऐड नहीं किया, मुझे लगा कि इतना अभी जरूरी नहीं है। बट हाँ, एक लाइन सिर्फ आपको पता होगी तो काफी रहेगा। मैंने छोटा मोटा तो आपको बता भी दिया, बट फिर भी। और ये जो है वो मैंने नीचे ही आपको बता दिया, तो सेम है। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। दूसरा मैंने कुछ ऐड नहीं किया हुआ है रेस। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। पहला है एमपीसी कमेटी की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट क्या, उन्होंने मीटिंग थी और उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट ऑफ रेपो रेट को कट कर दिया है। अभी देखो, ऑलरेडी हमने क्विक इकोनॉमिक्स का अपना वीडियो अपलोड कर दिया है, सेकंड वीडियो। ठीक है, और उसमें हमने बैंक, मनी और बैंकिंग को ही कवर किया है। और यकीन मानिए वो वीडियो आप देखते हो तो मनी एंड बैंकिंग की आपको जो अंडरस्टैंडिंग वो डेफिनेटली पूरी की पूरी आ जाएगी। तो नहीं देखा है तो देख लीजिए, अगर वो देखा हुआ है आपने तो ये जो न्यूज़ है वो आपके लिए एकदम पॉपुलर न्यूज़ है। सिर्फ आपको ये हेडलाइन पता है तो आपको पूरी न्यूज़ आ गई, उतना काफ़ी है। तो चलिए सबसे पहले ये जो बेसिस पॉइंट कवर कम किए हैं उसका मतलब क्या है, तो हमारा रेपो रेट कम हुआ है। ठीक है, आरआर हमारा कम हुआ है, और जब आरआर कम होता है उसका मतलब क्या है कि पॉलिसी थोड़ी सी ईज हुई है। और उसका मतलब क्या है कि जो बैंक है अब वो अपना रेट कम करेंगे, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा अगर वो भी रेट कम करेंगे, उसका मतलब क्या है, हमारी जो लिक्विडिटी होगी वो राइज कर जाएगी। ओके, यस, ये सब आपको पता है। अभी ये रेपो रेट किसके अंदर आता है, तो फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है। या देख लेना, वो आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वो जरूरी है और काम आएगा इकोनॉमिक्स में आपको। चलिए जाने दीजिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये क्या होता है, अगर कोई बैंक को पैसे की जरूरत है, एसबीआई, एचडीएफसी किसी को, तो वो किन के साथ पैसा लेने जाएंगे, तो वो आरबीआई के पास पैसा लेने जाएंगे। आरबीआई क्या मुफ्त में पैसा दे देगा, नहीं, आरबीआई मांगेगा कि भाई मुझे कुछ कोलेटरल दे दीजिए, कुछ सिक्योरिटी दे दीजिए। तो ये जो बैंक्स होगी एसबीआई, वो सब क्या कर सकती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज कर सकती है। मतलब वो गिरवी रखेगी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कि भाई इसके बदले मुझे पैसा दे दो, और जब मैं आपको पैसा लौटाऊं तब मुझे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस दे देना। इसीलिए रेपो रेट को बोलते हैं रेपो। रेपो का स्टैंड कहाँ पे करता है, तो वर्ड को तोड़ दीजिए यहाँ पे, आर ई फॉर री, पर री, और पी फॉर परचेस, और ओ फॉर ऑब्लिगेशन। री परचेस ऑब्लिगेशन, मतलब कि जब मैं वापस आऊं तब मैं इसको वापस मांगूंगा, मेरी सिक्योरिटीज को आप मुझे दे देना और मैं आपको पैसा दे दूंगा, मतलब कि परचेस कर लूंगा मेरी सिक्योरिटीज। आरबीआई बोलेगी ठीक है भाई ले जा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा, तू तो कोलेटरल दे के गया, पैसा लेके गया, मुझे क्या मिलेगा, तो बोले इंटरेस्ट दे देंगे। और जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है इसके ऊपर उसको बोलते हैं रेपो के ऊपर लगने वाला रेट, तो यही बन जाता है रेपो रेट। ओके, तो रेपो रेट में क्या होता है, कोई भी बैंक आरबीआई के पास जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है और उसके बदले पैसा लेके आती है, तो वो रेपो रेट हो जाता है। ठीक है, अगेन इसका उल्टा हो जाए तो कि बैंक के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, और कोई उसके पास लोन वोन लेने आ नहीं रहा है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो बैंक क्या करेगी, एसबीआई, एचडीएफसी, कोई भी बैंक है, वो आरबीआई के पास जाएगी और बोलेगी यार बहुत पैसा पड़ा हुआ है, थोड़ा आप रख लोगे, तो बोलेंगे हाँ रख लेते हैं चलिए। अभी एसबीआई उल्टा बोलेगी कि भाई रख तो लिया पर गारंटी क्या कि आप इसे खा नहीं जाओगे,
आरबीआई बोलेगी कि ठीक है, तो मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देता हूँ, रखो। तो भाई रख लिया। इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रही है, ठीक है, और बैंक उसको पैसा दे रही है। अभी देखो, जरूरत थी क्या आरबीआई को पैसा लेने की? नहीं, उसने तो बस एहसान किया कि हाँ भाई तुझे चाहिए तो रख ले। इसीलिए आप मुझे बताइए कि किसका रेट ज्यादा होगा, रेपो रेट ज्यादा होगा या फिर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा? उसका उल्टा, जो उल्टा चीज हुआ वो रिवर्स रेपो रेट है। तो रेपो रेट हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, जो आरआर है उसका रेट ज्यादा होगा आरआरआर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैंक को पैसे की जरूरत है और वो ले रही है, और यहाँ पे आरबीआई ऐसे ही दे रही है, उसको जरूरत कुछ नहीं है। और अगर आरबीआई ऐसा करेगी, इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा करेगी और लेगी कम, तो धंधा कैसे चलेगा? ठीक है, तो आरबीआई हमेशा लेती ज्यादा इंटरेस्ट है और देती कम इंटरेस्ट है, एज यूजुअल जैसे बैंक करती है वैसे ही, ठीक है। और ये दोनों का दोनों किसके अंदर पार्ट आता है? तो ये आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। क्यों? क्योंकि अगर आरआर या फिर आरआरआर को कम ज्यादा करते हो तो उससे जो हमारी इकोनॉमी की लिक्विडिटी है वो कम ज्यादा होती है ना। क्योंकि समझ लीजिए कि आरआर इसने घटा दिया, ठीक है, रेपो रेट को घटाया, घटाया तो बैंक को भी अभी जो पैसा लेने जाएगी आरबीआई से तो सस्ता मिलेगा, ठीक है, तो सस्ता मिल रहा है, तो अभी बैंक को सस्ता मिल रहा है तो वो भी हमें सस्ते में देगा, तो यस, वो भी हमें लोन सस्ते में देगा। और अगर वो हमें सस्ते में लोन देगा तो हम ज्यादा लोन लेंगे, और ज्यादा लोन लेंगे तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा, तो इसमें लिक्विडिटी इंक्रीज हुई। तो ये क्या हुआ? अगर मुझे लग रहा है, मैं आरबीआई हूँ और मुझे लग रहा है कि भाई लिक्विडिटी मार्केट के अंदर कम है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, तो मैं एलएफ का यूज करूंगा, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की फैसिलिटी, कि रेपो रेट को घटा दिया और लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, कि अभी थोड़ा घटाने की जरूरत है लिक्विडिटी को, तो मैं क्या करूंगा, रेपो रेट को बढ़ा दूंगा, कि मैं ही बैंक को ज्यादा महंगा पैसा देता हूँ, मैं महंगा पैसा देंगे तो आरबीआई भी महंगा पैसा देगी, आरबीआई क्या, बैंक्स भी महंगा पैसा देगी, और बैंक्स भी महंगा पैसा देगी तो इकोनॉमी से पैसा कोई लेना नहीं चाहेगा लोन, और घट जाएगा। डन है, ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया जो भी था। अभी इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या बोला आरबीआई ने इसके साथ, कि हम न्यूट्रल स्टांस रखेंगे। न्यूट्रल मतलब कि जैसी जरूरत पड़ी उस तरीके से काम करेंगे। दूसरे स्टांस कौन कौन से होते हैं? तो भाई एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, डॉविश पॉलिसी होती है, हॉकिश पॉलिसी होती है। अभी ना एक काम कीजिए, मैंने ये वैसे भी उल्टा सुल्टा पता, आप ना मुझे ये बताइए कि हाँ यही बता दीजिए कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी के दूसरे नाम क्या क्या है। हमने ये मनी और बैंकिंग वाले वीडियो में पूरा बता के रखा है, अगर आपने देखा है तो यू नो इट। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के दूसरे नाम क्या होता है, ठीक है। ओके, फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देख लेते हैं। तो भाई आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 ZB से ये बनी हुई है। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के और 3 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और कोई भी डिसीजन लेना है तो मिनिमम 4 लोगों तो की तो कोरम चाहिए, मतलब 4 लोग तो मिनिमम होने ही चाहिए। क्यों 4 लोग के? ऐसा ना हो कि सिर्फ आरबीआई वाले 3 लोग मिले और वो डिसीजन ले लें। एटलीस्ट 4 तो होने चाहिए, कि एक बंदा तो किसी और का हो। और ये किनका टेन्यूर, इसका इन लोगों का कितना होता है? तो 4 साल का टेन्यूर होता है। और टारगेट क्या रहता है कि इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल में रखना है। कितने कंट्रोल में रखना है? तो 4 + -2, मतलब भाई 4 से 2 कम हो सकता है और 4 से 2 ज्यादा भी हो सकता है। मतलब टोटल बैंड कितनी है? 2 से 6 के बीच में रखना है, ठीक है। 4% मेन टारगेट रहेगा, 4 से 2 कम भी चल जाएगा और 4 से 2 ज्यादा भी चल जाएगा, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता के रखा है, आप देख लेना यार, अच्छा है तो फिर देखो। अभी यूएस ने बहुत सारे लोगों को, हमारे जो भी इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको भगा दिया है और हम लेके आए हैं। अप्रोक्सीमेटली 2009 से देखें तो 15,000 लोगों को हम वापस लेके आए हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। इवन ना मैंने रिपोर्ट देखी थी कि पिछले पिछले साल या फिर पिछले 10 सालों में, मैं अभी ईयर भूल गया यार, उसने 10 सालों में इलीगल माइग्रेंट्स जो कि यूएस को और जा रहे हैं, उसमें से 45,000, अब नंबर देखना, 45,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। कैसे डेथ हो चुकी है? कि भाई बॉर्डर पे वो जा रहे हैं और बॉर्डर पे, यूएस की जो बॉर्डर है वहां पे बहुत सारे ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं कि अब भाई अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हो, आप मतलब बॉर्डर एरिया पे कोई अचानक से आ जाता है तो ऑटो फायर कर देंगे, कि ऑटोमेटिक डिटेक्शन के थ्रू फायर हो सकता है, ठीक है, वो लगी हुई है। तो 45,000 लोगों की डेथ सिर्फ इसी की वजह से हो गई, क्योंकि वो इलीगली यूएस के अंदर घुस रहे थे और पकड़े गए थे। अभी ऑटोमेटिक लगे या फिर मैन्युअल लगे, बट इन शॉर्ट मारे गए थे 45,000। आज सोचिए कितना बड़ा नंबर है, और ये तो सिर्फ यूएस का नंबर है। अभी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हुए जो रह मर गए उनका क्या, जो बीच में कहीं पे अटक गए उनका क्या? ये तो हमें ऐसा नंबर मिल रहा है कि जो कि डेफिनेट है।
और रिपोर्टेड नंबर है, जो रिपोर्ट नहीं हुआ है उनका क्या। तो आप सोचिए कितने ही नंबर, कितने ही लोग ऑलरेडी ये इलीगल माइग्रेशन की वजह से डेथ हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है। ओके, इन शॉर्ट ये होता क्या है, तो ये करते क्या है, आपने मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, ठीक है। यह पूरी मूवी अगर आप देख लेते हो, मतलब पढ़ाई के लिए कुछ काम का नहीं है, बट अगर देखते हो तो आपको ये टॉपिक पता होगा। ये लोग करते क्या है कि समझ लीजिए यूएस जाना है या फिर इंग्लैंड जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो अब उनको यूजुअल वीजा नहीं मिल रहा है। तो भाई वीजा नहीं मिल रहा है तो क्या सोचते हैं कि भाई ठीक है, लीगल नहीं तो हम इलीगली चले जाएंगे। जैसे बजरंगी भाईजान इलीगली जा रहे थे, वैसे इलीगली चले जाते हैं। और कई बार इलीगली जाते वक्त ये पकड़े जाते हैं। अभी देखो, यूरोप जाना, यूएस से जाना, ये नजदीक नहीं है, तो उन्हें बहुत दिक्कतों से जाना पड़ता है। और कई बार उनके बहुत देखिए क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो भाई कई बार उनके पास जो भी चीज है उनकी चोरी हो जाती है, असॉल्ट हो जाता है, इवन समटाइम्स रेप भी हो जाता है। क्योंकि आप अगर इलीगल माइग्रेंट्स हो, आप रास्ते में तो आपका कोई साथी नहीं ही है, और इवन उधर पहुंच भी जाते हो जहां पे आपको पहुंचना है, वहां पे भी आप इलीगल हो। इलीगल मतलब आप उधर के नहीं हो, तो आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो। आप कंप्लेन करने जाओगे, ऊपर से लोग आपको पकड़ेंगे कि आप कौन हो भाई, आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना अपना डेटा। तो आपके साथ कोई क्राइम भी हो जाता है तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर रास्ते में जो कवर करना है वो 8 से 10 दिन की जर्नी होती है, अगर सक्सेसफुल रही तो। इनसक्सेसफुल रही तो कोई बात ही नहीं है, पता भी नहीं चलता है कि ये डेड बॉडी कहाँ पे चली गई है, वापस भी नहीं मिल सकती है। फिर ह्यूमन स्मगलिंग जो होती है, उनका रैकेट बड़ा चलता है। ये लोग बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि भाई हम पहुंचा देंगे ये वो, और रास्ते में फंसा देते हैं। कई बार तो किडनैपिंग हो जाती है, एक्सटॉर्शन होता है, फिर फीस मांगी जाती है कि भाई आपका बेटा हमारे पास है, 50 लाख रुपए दो तो हमको छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये सब क्राइम की दुनिया है, वैसे ही चल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, पर ये लोग जाते क्यों हैं, आपको क्या लगता है क्यों ये लोग डंकी रूट लेते हैं, और यूजुअली कहाँ से जाते हैं। तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा में सबसे ज्यादा हमें इन्फ्लक्स देखने को मिलता है। इन्फ्लक्स तो क्या है, हॉटस्पॉट्स देखने को मिलती है जो ये सब काम करते हैं। और कैसे जाते हैं, समझ लो यूएस जाना है ना, तो सबसे पहले ये लैटिन अमेरिका की कंट्रीज में जाते हैं कि भाई इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, उधर चले गए, क्योंकि वहां पे वीजा डायरेक्ट मिल सकता है, ऑन अराइवल वीजा है। ऑन अराइवल क्या होता है कि मुझे वीजा लेने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ, जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचता हूँ वहां से कुछ प्रोसेस करनी है और मुझे वीजा मिल गया। फिर ब्राजील, वेनेजुएला चले जाते हैं कि टूरिस्ट वीजा पे चले गए, फिर वहां से चोरी छुपे चल के घुस जाएंगे। घुसना क्यों होता है भाई, ऐसा ये लोग मानते हैं, जो भी जा रहे हैं वो ऐसा मानते हैं कि उधर ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कि कोई मजदूरी भी कर लेंगे बट पैसा ज्यादा मिलेगा। फिर लिमिटेड रूट है हमारे, लीगली जा नहीं सकते हैं इसीलिए। और सक्सेस कल्चर भी देखते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारे कम्युनिटीज है, जैसे कि पटेल गुजरात की कम्युनिटी, वो काफी उधर कुछ प्रॉस्पर बन चुकी है। तो लगता है कि हाँ भाई हमें भी ये करना चाहिए। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस, बट स्टिल इट इज द इशू वी आर फेसिंग राइट नाउ। चलिए, प्रिवेंटिंग इलीगल माइग्रेशन कैसे हो सकता है, तो पहले बिल लेकर आइए, ओवरसी मोबिलिटी जैसा कोई बिल, ठीक है। फिर क्रैक डाउन ऑन फ्रॉड, कि भाई कोई भी फ्रॉड चला रहे तो उसको बंद करो। डिप्लोमेसी ठीक करो कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो ये लोग वापस दे देंगे। इकोनॉमिक इश्यूज को ठीक करो, क्योंकि लोग उधर जा इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उसने जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रही है। और फिर अवेयरनेस फैलाइए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा 100 गीगावाट इंस्टॉल सोलर पावर कैपेसिटी। देखो इंडिया ने माइलस्टोन अचीव किया है कि हमने 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल कर लिया है। इट इज आउटस्टैंडिंग। हमारा टारगेट क्या है भाई, तो हमारा टारगेट है 500 गीगावाट जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को जनरेट करना। अभी के लिए हम अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास तो चल भी रहे हैं, 250-300 के आसपास चल रहे हैं, तो अच्छा है हमारा अभी तक टारगेट। 2030 का हमें करना है, ठीक है। दूसरे क्या क्या टारगेट हमने देखे हैं कि हम इमिशन इंटेंसिटी जो है वो 45% कम कर देंगे, और 50% नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी भी मीट करेंगे, ठीक है। ये किसके टारगेट है भाई, ये टारगेट है पंचामृत, ठीक है। पंचामृत बोले हैं हमने टारगेट को। जो ग्लासगो समिट हुई थी, COP, सॉरी 26 की ग्लासगो की समिट, ठीक है, वहां पे हमने ये टारगेट लिए थे। टारगेट को बोलते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, कि भाई हर एक देश अपनी एंड से क्या कर रहा है क्लाइमेट चेंज को मीट करने के लिए। तो हमने 5 टारगेट लिए थे, अगर आपको याद हो तो बता देना। 3 तो हमने इधर ही देख लिए हैं। एक ये 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, फिर 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, और 45% कार्बन इंटेंसिटी को कम करना। अभी मुझे 2 बचे हुए हैं, वो बता देना अगर आपको पता है तो। चलिए छोड़िए, बकवास टारगेट है भाई। 2070 तक नेट न्यूट्रल बनना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है, और 1 बिलियन टन कार्बन को हमें रिमूव करना है, ठीक है। चलिए फिर भाई सोलर पावर को देख लेते हैं कि सोलर इंस्टॉल किया है तो क्या क्या है। तो पिछले 10 साल का आप डेटा देखो,
इससे ना ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने क्या काम किया है वो 10 सालों में इन सेक्टर के अंदर। तो भाई हमारी 2014 में सोलर कैपेसिटी थी 2.82 और अभी ये वो है 100 गीगावाट। आप सोचिए कितना ही इंक्रीज है, जस्ट फिनोमिनल। फिर सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो भाई पिछले साल से हमने 2.8 इंटू कर लिया है, ये यूटिलिटी स्केल की चल रहा है। और रूफटॉप की बात करें तो वो हमने 53% इंस्टॉल कर लिया है, ठीक, इंक्रीज कर लिया है। ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब आंसर में भी आपको काम नहीं आएगा। आप बस इंस्टा दे सकते हो कि सोलर इंस्टॉलेशन यूटिलिटी स्केल पे और रूफटॉप इंस्टॉलेशन भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेजेक्टरी की बात करें, खुद मैन्युफैक्चरिंग हम जो करते हैं वो 14 में 2 गीगाहर्ट था, अभी सॉरी गीगाहर्ट क्या गीगावाट था, अभी वो 60 गीगावाट हो गया। ये प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बता रहे हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी डोमिनेंस की बात करें तो टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी का हमारा 47% सोलर से आता है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है, उधर आपको आएगा कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जितनी भी है उसके ऑलमोस्ट 50% सोलर से आता है। और वहां पे समझो कोई ईयर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी वो सही होगा। उधर मतलब ईयर नहीं होगा तो ऐसा होगा प्रेजेंटली, करंटली, और आपको लगेगा कि यार एकदम 50% बोल दिया, ये तो गलत होगा। नहीं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर भाई टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं, तो भाई गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। और एक्चुअली हाँ, गुजरात, अभी देखो मैं खुद रहता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे एरियाज में ही मैं आजू बाजू देखता हूँ ना, ऑलमोस्ट हर एक घर के ऊपर, वी कैन से 80% घरों के ऊपर सोलर लगा हुआ है। मेरे जितने भी आजू बाजू के एरिया में घूमता हूँ तो 80% में सोलर लगा हुआ है। तो ये दिखता है कि हाँ भाई, ये विद इन फ्यू ईयर्स जो सोलर इंस्टॉलेशन है वो काफी बढ़ गया है। ओके, ये क्यों बढ़ रहा है भाई, कुछ गवर्नमेंट कर रही होगी, राइट। तो देखिए क्या कर रही है गवर्नमेंट। तो भाई पीएम सूर्य घर स्कीम हम लेके आए हैं, जिसमें हमारा टारगेट है बाय 27 हम 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर लगवाएंगे। फिर सोलर पार्क्स हम बना रहे हैं कि जहाँ पे हम डेवलपर्स के साथ मीट कर पाता है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस को, कि उनको इन शॉर्ट हेल्प कर पाए, ठीक है। 100% एफडीआई हमने अलाउ किया है बाय ऑटोमेटिक रूट, और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट भी बनाई है जो कि एनेबल करती है सोलर एनर्जी ट्रेडिंग को, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट है ना, तो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेडिंग होगा, ठीक है। दूसरे एक्शंस इज नीडेड, क्या है, तो भाई हाई इंस्टॉलेशन जी कॉस्ट है उसको थोड़ा सा कम करो, क्योंकि सोलर किसी मिडिल क्लास को लगाना है, एकदम जो गरीब है थोड़ा सा, मतलब या फिर मिडिल क्लास है, दो मतलब बड़ा आपकी थोड़ा सा है तो 2 लाख रुपए तो आपको लग जाएंगे। अभी भले ना 15 लाख चल रहा है, बट शुरुआत के 2 लाख है, वो पर्सन कहाँ से लेके आएगा। उन्हें लगा इससे अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है, 10 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। चलिए आगे। फिर इक्विजेशन चार्जेस होते हैं, यस। फिर ग्रिड की इंस्टेबिलिटी है, हीट वेव से रिलायंस है इंपोर्टेड सोलर पैनल्स के ऊपर, ये सब ठीक करना है। क्योंकि हमारी सोलर पैनल्स तो हम बनाते तो हैं, बट फिर भी जो पीवी सेल आते हैं, जो सोलर प्लेट होती है ना बड़ी सी, ये ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं, आपने अगर देखा हो तो छोटे छोटे सेल्स होंगे। ये जो बॉक्सेस बना रहा हूँ ये सेल है, ठीक है। ये जो सेल होते हैं ये पीवी सेल है, और पीवी सेल सारे के सारे मतलब 80% हम कहाँ से लेके आते हैं, चाइना से लेके आते हैं। ये तो चलिए शुरू किया अदानी है, अदानी ने शुरू किया कि भाई हम क्यों बाहर से ले रहे हैं, हम खुद इधर ही बनाते हैं। और जितना भी अभी इंडिया में आ रहा है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% अदानी बना रहा है। अगर अदानी नहीं बनाता तो हम 100% डिपेंडेंट थे चाइना के ऊपर, तो ये जरूरी था। और इसको आप यूज भी कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है, कि कैसे प्राइवेट फर्म हमें काम कर रही है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सिग्निफिकेंस और क्या क्या है। तो भाई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में भी काम आता है। आप सोचिए कोई रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, वहां पे आप दूर दूर तक ग्रिड पहुंचा दो, खंबे लगा लगा के इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दो, वो इजी रहेगा, या फिर एक सोलर पहुंचा दो वो इजी रहेगा, सोलर इजी रहेगा, राइट। तो फास्टर आपको पहुंचा सकते हैं और अच्छी कैपेसिटी भी मिल जाएगी। फिर फ्यूचर नीड्स में भी काम आएगा। ये वाटर सिक्योरिटी, यस 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 भाई, कोल जो होता है ना उसमें वाटर का आपको जरूरत पड़ता है, बट सोलर में आपको कुछ वाटर का जरूरत नहीं है, तो ये वाटर सिक्योरिटी में भी काम आता है। फिर एनर्जी नीड्स में भी काम आएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया की जो अभी एनर्जी नीड है वो ग्लोबल एवरेज का 3 गुना है। मतलब ग्लोबल की एवरेज अगर 100 यूनिट यूज करने की है तो हमारी 300 है, तो हमें सोलर की ज्यादा जरूरत है। और हम बोल भी रहे हैं कि भाई इसमें भी ग्रोथ हो जाएगी 25% अगले 20 सालों में। तो यस, ये जरूरी है, ठीक है। अभी ना इसका आप ना इसको नोट्स में डाल लेना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसे ना मैं याद दिलवाता रहूंगा, मैं ना भूल जाता हूँ, बट मैं पक्का दिमाग में रखूंगा कि किसको नोट्स में डालना है किसको नहीं डालना है। क्या नोट्स में डालोगे, इतना ही डालोगे, ये वाली चीज है जो नीचे बताई गई है ना, कि क्या हमारे इनिशिएटिव है और क्या ओवरव्यू है उसको ही। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। हमने एम लिया है यूनियन बजट 2025 में कि हम 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करेंगे।
क्या करने वाले हैं हम इसमें, जो भी स्टेट्स की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना रहेगा। और इसके लिए हमारी भाई लिस्ट बनाई हुई है हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट, कि जो भी हमारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल है, उनको हम डेवलप करेंगे, ठीक है। और हाँ भाई, ये एक सेकंड, ये एनर्जी क्यों ज़रूरी है, देखो 2020 में सोलर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान देना। अभी वापस देखते हैं, यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार, तो ध्यान देना। ओके, बजट में क्या क्या बोला गया है कि हम क्या करने वाले, हटाइए। सबसे पहले देखते हैं टूरिज्म सेक्टर क्यों ज़रूरी है, हम क्यों बना रहे हैं टूरिज्म के लिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 5% जीडीपी का ये हिस्सा है, अप्रॉक्सीमेटली 7.5 करोड़ पीपल को ये जॉब देता है। और वर्ल्ड का 1.8 मतलब कि ऑलमोस्ट 2% जितना टूरिज्म इंडिया इसको रिसीव करता है, ठीक है। अगर हम रैंक की बात करें तो 14th वर्ल्ड वाइड हमारी रैंक है टूरिज्म के अंदर। मेजरली जो इंडिया का टूरिज्म है ना, जो हम जाते हैं विदेश में ये सोचने के लिए कि यस वी आर गोइंग फॉरेन, बट इंडिया में जो भी आते हैं वो किसके लिए आते हैं, यहाँ के कल्चर को यूजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कैसा चलता है, एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें रिलीजन की फैक्टर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ का टूरिज्म भी कहाँ पे होता है, तो भाई बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे ताजमहल है, अजमेर है, बहुत सारी जो मस्जिद होती है, इन सब के रिलीजन हमारा मेजर फैक्टर है टूरिज्म के लिए। और हालांकि इंडिया और भी डेवलप कर रहा है कि हमारे हम हिल स्टेशंस को डेवलप कर रहे हैं, हमारे रेलवेज़ को डेवलप कर रहे हैं, हमारे रामसर साइट्स बीचेस को डेवलप कर रहे हैं, बट ये भी फैक्टर है, ठीक है। मेजर्स टेकन बाय इंडिया क्या है, तो भाई स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 अभी लेके आए हैं। फिर प्रसाद स्कीम है, अगेन प्रसाद भी क्या है, ये सब जो भी हमारी पिलग्रिमेज साइट होती है उन सबको जोड़ती है। फिर RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, भाई रीजनल हम कनेक्ट कर रहे हैं छोटे छोटे इवन। फिर पॉलिसी और लीगल में क्या दिया है, तो भाई नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है, ई वीज़ाज हम प्रोवाइड करते हैं, थीमेटिक टूरिज्म लेके आए हैं कि प्रॉपर थीम में चलता है कि भाई आपको अगर इस एरिया में जाना है तो यहाँ पे ये टूरिज्म आपका चलेगा। जैसे कि समझ लो मुझे आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखनी है, एक ये थीम हो गई। दूसरा मुझे सिर्फ रिलीजियस साइट देखनी है, वो थीम हो गई। फिर हमने निधि भी बना है। निधि क्या है, तो नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़, तो आपको एक डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि क्या कैसे रह रहा है एक्सेट्रा, बट ये डिजिटल है, ठीक है। ओके, तो आपको अगेन इसमें क्या नोट्स में बनाना है, इतना ही। टूरिज्म सेक्टर ये इंपॉर्टेंस रखता है और हमने इंडिया ने ये उसके लिए स्टेप्स लिए हुए हैं, दैट्स इट। और देखो दूसरा, आपको हमेशा ऐड करना हो तो क्या कर सकते हो, इतना नोट्स वैसे काफ़ी होता है क्योंकि आपको इनिशिएटिव से ही चैलेंजेस और इनिशिएटिव से ही रिकमेंडेशन पता चल जाएगा। बट फिर भी अगर आपको नहीं चल रहा है तो सिर्फ इतना लिखिए चैलेंजेस में कि भाई ये एक लाइन का ही, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सेफ्टी कंसर्न्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, दैट्स इट, क्योंकि एग्जाम में उतना काफ़ी रहेगा, तो उतना ही लिखिए। ओके, काफ़ी है। टूरिज्म आपने देख लिया। बजट में क्या बताया गया है कि भाई एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ करेंगे, कि हम स्किल्स लेके आएंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे, मुद्रा लोन्स लेके आएंगे फॉर होम स्टेज, और टूरिस्ट जो भी स्पॉट्स होती है उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। स्पिरिचुअल टूरिज्म में हम साइट्स बनाएंगे, जैसे कि हमारी बुद्धिस्ट साइट है। बुद्धिस्ट साइट में क्या है, तो बुद्धा के बर्थ प्लेस से लेकर उनकी डेथ प्लेस सबको हम कवर कर लेते हैं। आई शुड नॉट से डेथ प्लेस, वी शुड से, आई वुड से कि प्लेस ऑफ महापरिनिर्वाण, ठीक है, वो ठीक रहेगा। फिर मेडिकल टूरिज्म, हील इन इंडिया हम लेके आएंगे कि भाई यहाँ पे ठीक होइए, यहाँ पे आइए। और ज्ञान भारतम मिशन भी हम लेके आए हैं, जहाँ पे हम मनुस्क्रिप्ट को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और कंजर्व कर रहे हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा भी हुआ, राइट। अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए, जो मनुस्क्रिप्ट को हम डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, मतलब उसको फिर से बना रहे हैं, उसके लिए हमारा एक इनिशिएटिव है, हमने थोड़े दिनों पहले ही लिया है, पता हो तो बताओ कौन सा है। ओके, ख़त्म। टूरिज्म के चैलेंजेस देख लो, तो टूरिज्म सीजनेबिलिटी, यस, बारिश में कौन चाहता है कि हम ऐसी जगह पे जाएं यहाँ और बारिश पड़ रही है, तो नहीं हो सकता है। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है, इतने लोग जाते हैं कि जो जगह है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि कोई भी जगह है उसका एक निश्चित होगा ना कि भाई हाँ ये जगह 100 लोगों को कवर कर सकती है, और यहाँ पे उतना रिसोर्स है कि यहाँ पे 100 लोग रह लें। अभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ से ही 200 लोग रहे, तो ये जगह सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, ना ही उसके पास उतने रिसोर्सेज है और ना ही उतनी कैपेसिटी है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो ब्रीच ना हो जाए, और ये हो जाती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी जो अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे इतने अच्छे रोड नहीं है, लोग पहुँच नहीं पाते हैं। और चलो रोड भी है तो रोपवेज नहीं है, अगर वो हिल स्टेशन है तो देखने को मिलता है। सेफ्टी कंसर्न्स की हम बात कर लें तो ये बहुत सारे होते हैं। अभी देख लीजिए गोवा के अंदर हमने वो स्काई डाइविंग या फिर पैराग्लाइडिंग है, दो में से कुछ था, वो बंद कर दिया है हमने। क्यों बंद कर, स्काई डाइविंग नहीं, पैराग्लाइडिंग ही था शायद, क्योंकि वहाँ से विद इन 2-3 मंथ के अंदर ही 10-15 लोगों की डेथ हो चुकी है, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे थे।
तो ये दिखाता है कि भाई ऐसा नहीं चल सकता है। आपके यहाँ पे कोई टूरिस्ट बेस से आ रहा है और उनकी अगर कुछ डेथ तो छोड़िए, उनको अगर इंजरी भी हो जाती है तो वो हमारे लैब्स देखा जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है एक हमें स्कीम लेके आया है स्किल इंडिया प्रोग्राम, और उसका हमने एक्सटेंशन किया है। पहले तो स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो भाई पहले ही हम लेके आए थे, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि 100% फंडिंग जो है वो सेंटर दे रहा है। और इसके अंदर हमने 3 सब स्कीम है उनको भी जोड़ लिया है। ओके, क्या है ये? तो भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये अलाइन होती है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। ये सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया तो ध्यान से। और इसके अंदर कौन से एज ग्रुप आता है? तो 15 से लेकर 60 का आता है, 59 का आता है। अगेन ऐसा भी पूछ लिया है यूपीएससी ने 24 में भी एज ग्रुप के ऊपर, तो याद रखना है आपको। इसमें क्या हम करते हैं? तो डेफिनेटली स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। दैट्स कौन से स्किल्स? तो वे साइबर सिक्योरिटी, एआई, फ्यूचर स्किल्स, ड्रोन्स एक्सेट्रा। फिर है हमारा है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो भाई अप्रेंटिसशिप क्या होती है? तो भाई कोई भी नया स्टूडेंट्स है, वो जस्ट ख़त्म किया है और कुछ ट्रेनिंग जैसा चाहिए, तो वो वाला अप्रेंटिस के ऊपर काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? तो 1500 तक उनको स्टाइपेंड मिलेगा और वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा एज ग्रुप है? तो 14 से 35 तक का है, क्योंकि वही आते हैं ना अप्रेंटिस में, बाकी कौन आएगा भाई। फिर है जन शिक्षम संगठन, नॉट शिक्षम, इट शुड बी शिक्षण, ठीक है, शिक्षण स्टडी। इसमें हम क्या लिंक करते हैं? तो इसमें हमने जनमान और उल्लास को लिंक कर दिया है। इसके अंदर भी 15 से लेकर 45 एज ग्रुप के लोग आते हैं। अगेन यहाँ पे भी क्या है? तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग, वुमेन, यूथ सबको ट्रेन करते हैं एक्सेट्रा। तो किस में ट्रेन करते हैं, क्यों करते हैं? तो भाई हेल्थ, हाइजीन, फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सेट्रा को हमें प्रमोट करना होता है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों आप याद रखोगे। अभी आप नोट्स में क्या डालोगे? इसमें देखो कुछ भी नहीं है, स्किल इंडिया प्रोग्राम लिखी दीजिए, ठीक है। और उसके अंदर ये 3 सब हेडिंग बना दीजिए कि भाई ये PMKY, फिर अप्रेंटिस और ये जन शिक्षण, ठीक है। और यहाँ पे एज ग्रुप लिख दीजिए और यहाँ पे उसके जो जो मोटो हैं वो लिख दीजिए, ख़त्म। बाकी और कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, आप छोटा सा डेटा और ले सकते हो, जैसे कि स्किल्स के बारे में बात कर लें तो इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 5% जितना यूथ है, मतलब जो वर्कफोर्स है, यूथ नहीं, वो स्किल्ड है, जो कि नीडेड है। जबकि साउथ कोरिया का देखें उतना उनका कितना होगा? उनका 97% के आसपास है। जापान का कितना होगा? तो ऑलमोस्ट 92 के आसपास है। तो जितना हमारा नहीं है ना, उतना उनका है। तो ये एक डेटा हो गया। और ये किसका डेटा है? तो ये मॉस्पी का डेटा है, शायद मुझे गलती नहीं हो रही ना तो, या फिर स्किल डेवलपमेंट का डेटा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री भूल चुका हूँ, स्किल डेवलपमेंट का डेटा होगा। ओके, तो ऐसा आप लिख सकते हो। दूसरे भी आपको कुछ सूझ रहा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब देखो जो भी नोट्स बनाओ ना, वो नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर पूरा का पूरा पेज है ना, कोई एक टॉपिक की नोट्स पूरा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया, ऐसा मत करना। नोट्स आपकी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, आधे पेज का ही बनाओ कि हाँ इसने में मुझे पढ़ना है वो आ जाएगा। फिर इससे एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ना होगा तो गूगल कर लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो रिवीजन करवाए, ना कि मुझे सब कुछ इससे पता चल जाए। फिर है भाई कैबिनेट ने एक्सटेंड किया है कमीशन, टेन्यूर ऑफ कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज 3 साल के लिए। सबसे पहले तो ये कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो जब ये बना ना, तब तो ये भाई एक्ट के थ्रू बना गया था, मतलब स्टेट्यूटरी बॉडी थी। कौन सा एक्ट था? तो कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट। बट बाद में इस एक्ट को बैक ऑफ कर लिया गया और हटा दिया और इसे बना दिया गया नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी। और किसके अंदर ये काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर काम करती है। ओके, अभी इसका काम क्या क्या है? अगर ये कमीशन है, जैसे देखो हमारा शेड्यूल टाइप कमीशन है, शेड्यूल कास्ट है, फिर बैकवर्ड क्लासेस है, सबका कमीशन है, सबका अपना अपना काम होता है। वैसे ही सफाई कर्मचारी है तो उनका भी उनके रिलेटेड ही काम होगा। क्या करते हैं? तो ये भाई कोई भी सफाई कर्मचारी है, मतलब कि जो सफाई कर रहा है, अगर वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करता है तो उसको ये बैन करते हैं, उसको बंद करवाते हैं कि भाई ये क्यों करवा रहे हो। ये कौन से एक्ट के थ्रू करवाएंगे? तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड दैट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कमीशन है इसको पावर कौन सा एक्ट देता है? तो भाई ये एक्ट देता है, ठीक है। सबसे पहला इससे क्वेश्चन बनता है तो क्या बनेगा कि ये स्टेट्यूटरी बॉडी है या नहीं है। दूसरा, इसको कौन पावर देता है इस एक्ट को। तीसरा, इसका काम क्या है, या फिर इसके अंदर कितने मेंबर रहते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, तो काम तो आपको समझ गए। जो भी सफाई कर्मचारी हैं हमारे, मतलब जो भी हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनका ये प्रोटेक्शन देखते हैं।
तो देखो मॉनिटरिंग करेंगे कि वेजेस ठीक से मिल रहे हैं कि नहीं, फिर रिपोर्ट्स बनाएंगे और गवर्नमेंट को देंगे कि ये ठीक चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। स्कीम्स जो भी आई हुई है उसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। इश्यूज़ क्या क्या है सैनिटेशन वर्कर के लिए? सबसे पहले तो जो कंडीशंस होती है वो बहुत हज़ार्डस होती है। अब सोचिए मैनुअल स्कैवेंजिंग में अगर लोग लग जाते हैं तो कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। बट अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है, जो हमारे ड्रेनेजेस होते हैं उनको कोई पर्सन उतर के खुद साफ़ करता है, तो इट इज़ मैनुअल स्कैवेंजिंग। जो बड़ी बड़ी गटरें होती हैं, ठीक है, ये एकदम गहरी गहरी, वहाँ पे जाते इतने सारे हज़ार्डस गैसेस होते हैं कि वो जब इनहेल होता है तो उनको स्किन की बीमारियाँ हो जाती है, एज़मा हो जाता है, अस्थमा, एज़मा मतलब एस्थमा, उसको अस्थमा नहीं बोलते हैं, एज़मा बोलते हैं। वैसे ही बहुत सारी बीमारी, और कई बार इनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये हज़ार्डस कंडीशंस होती है। या फिर सोशल स्टिग्मा भी है कि भाई सोशल कर्मचारी जो होता है, सैनिटेशन वर्कर, हर एक पीपल उनको इक्वलिटी से देखता ही नहीं है, उनको ऐसा देखता है कि वो थोड़े से इन्फीरियर हैं। ये भी दिक्कत है हमारी, सोशल स्टिग्मा। ओके, बहुत सारी दिक्कतें तो हैं, चलिए, बट उसको अभी नहीं डिस्कस करते हैं। क्या क्या इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं? भाई नमस्ते स्कीम बनाई है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, की मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करनी है, मैकेनिकली करनी है। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का और महुआ का, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। फिर हमने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लाया है, किसकी गाइडलाइंस है भाई, तो महुआ के अंदर ये फॉलो करते हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये बताते हैं कि कैसे आपको साफ़ सफाई करनी है, और सैनिटेशन वर्कर के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। अगेन ये हमने बहुत बार देख लिया है। आपको इसमें क्या नोट्स बनाना है, तो नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी बनाइए आप, ठीक है। वहाँ पे आप लिख दीजिए कि भाई टेन्यूर एक्सटेंड हो सकता है, टेन्यूर एक्सटेंशन, यस। फिर एक्ट स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी, तो भाई नॉन स्टैट्यूटरी। फिर पावर, तो भाई वो एक्ट लिख दीजिए, मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। और फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये नमस्ते लिख दीजिए, स्वच्छ भारत मिशन लिख दीजिए, काफ़ी रहेगा, ठीक है। आपकी अप्रॉक्सीमेटली 4 लाइन में ये नोट्स बन गई, ख़त्म, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन को देख ले। तो देखो स्किल के ऊपर ऑलरेडी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये देखना है, ठीक है। फिर है एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, हमारी शॉर्ट न्यूज़ शुरू होती है। अभी देखो एल्गोरिदम क्या होती है कि किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, वो बढ़ रही है, घट रही है, एक्सेट्रा। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है ना, कि किसी शेयर को लिया, बेचा, एक्सेट्रा, तो ये ऑटोमेटिक होने लगे कि बहुत सारे जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, उनके पास अपना AI का वाला सॉफ्टवेयर है जो कि बता देगा कि भाई ये ऑटोमेटिकली शेयर बढ़ने वाला है, यहाँ पे डाल दो, ये घटने वाला है, यहाँ से हटा लो। अगर आप इसमें अलाउ किए हुए हो कि हाँ भाई मेरा पैसा आप ऑटोमेटिकली यूज़ करो, तो अपने आप ही किसी शेयर को बाई करेगा और अपने आप ही किसी शेयर को सेल करेगा। इसी को बोलते हैं एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग यूजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें 2 तरीके से बॉक्स हो सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके से एल्गोरिदम्स हो सकती है, एक है वाइट बॉक्स और एक है ब्लैक बॉक्स। वाइट बॉक्स मतलब क्या, कि आपको डिस्क्लोज की जाए इन्फॉर्मेशन, लॉजिक बताया जाए कि हम इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं या फिर इसलिए एग्जीक्यूशन ले रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मतलब आपको एग्जीक्यूशन न बताया जाए कि इसको क्यों लिया जा रहा है या फिर क्यों सेल किया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग इज रेगुलेटेड बाय सेबी, तो नो, उसको सेबी रेगुलेट नहीं करती है। बट येस, उनको रजिस्टर करवाना होता है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। पर क्या ये अलाउड है, तो येस ये अलाउड है, ठीक है। फिर हमारा आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अगेन ऊपर हमने सफाई कर्मचारी देखा, यहाँ पे हम शेड्यूल्ड ट्राइब देख रहे हैं। किस एक्ट के थ्रू बनता है ये, आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल 338 क्लॉज A के थ्रू बनता है। यहाँ पे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं, और 3 साल का इनका टेन्यूर होता है, ठीक है। जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी रैंक होती है यूनियन कैबिनेट के पैरेलल। जो वाइस चेयरपर्सन है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के बराबर होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर। और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी सेक्रेटरी ऑफ सेंटर के बराबर रैंक होती है, ठीक है। इसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था, तो अमेंडमेंट 89 2003 के थ्रू बनाया गया था, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है, तो भाई मॉनिटर करना शेड्यूल टाइप के ऊपर, इन्वेस्टिगेट करना, कोई क्राइम हुआ है तो उसकी कंप्लेंट को लॉन्च करना, और फिर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लेना, एडवाइस देना। और ये देखो ये सब काम कर रही है, तो ये सिविल कोड की तरह भी काम करती है, ठीक है। कोई क्राइम हुआ है और उनको लगता है कि मुझे ये डेटा की या फिर ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो समन कर सकती है कि भाई मुझे दीजिए, ये क्या चल रहा है। तो ये सिविल कोड की तरह काम करती है। अभी आपका फ़र्ज़ क्या हो जाता है, आप लक्ष्मीकांत कायदे से खोलिए और शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट, तीनों की तीनों आज पढ़ लीजिए, क्योंकि वो लिंक में चलती है, दोनों एक साथ चलती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि तीनों आज पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है, अभी देखो मैं ऐड किया था, मैं ऐड करके डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया, कि मुझे लगा यार ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि ये मुझे बताना ज़रूरी है, वो आप खुद पढ़ सकते हो इसलिए।
फिर है स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब ही क्या होता है? डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट, सॉरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है नीति आयोग के कोलैबोरेशन के साथ। मेन हमारा फोकस क्या रहेगा? तो आसाम, मिजोरम और मेघालय के अंदर जो वुमेन है उनका हमें प्रमोशन करना है और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को इन्हेंस करना है। दैट्स इट, ठीक है। कैसे करेंगे? तो हम एम्पावर करेंगे वुमेन्स को जो कि हायर एजुकेशन के अंदर ऑलरेडी ज्वाइन है, और उनको हम प्रमोट करेंगे कि ट्रेनिंग ब्रेनिंग लीजिए और थोड़ा आगे बढ़िए। दैट्स इट। फिर है दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क। कहाँ पे पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये सब देखा हुआ है, मैं भूल रहा हूँ कहाँ पे, बट देखा हुआ है। सारे के सारे असम के हमने नेशनल पार्क किए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिब्रू शेखोवा तो ये भाई नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर निकलती है और दिब्रू रिवर इनके साउथ से गुजरती है। यहाँ पे हमें सेलेक्स स्वयं फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था? तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया था। कमिटी अप्रूव्ड R&D प्रपोजल फॉर दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क। ये रुकिए, कुछ ना यहाँ पे कुछ माइनिंग के रिलेटेड कुछ था न्यूज़, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा, बट कुछ माइनिंग के रिलेटेड था। इग्नोर इट, याद मत रखिए, ठीक है। बट कुछ है, किया हुआ है, कुछ अप्रूवल दिया है। फिर दशावतार थिएटर हमने देख लिया है। फिर है रोडोड्रेंस। रोडोड्रेंस क्या होता है? ये फ्लावर होता है, आपने ये देखे ही होंगे कहीं ना कहीं फ्लावर, शायद ना भी देखे हो, डजेंट मैटर, बट ये फ्लावर्स होते हैं रोडोड्रेंस। सॉरी, इट शुड बी रोडोडेंड्रॉन्स, यस, फिर सही रहेगा। तो भाई सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है, ये पहली बार हमें मणिपुर में अभी देखने को मिले हैं। और इसी की भाई रोडोडेंड्रॉन्स वाटी इन नागालैंड हमें, वाटी मतलब उसका वाटी मतलब बगीचा, बगीचा, यस यस, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन देख ले तो हिमालयन और साउथ ईस्ट एशियाज़ में हमें देखने को मिलते हैं। फिर नॉर्थ यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिलेंगे। रिकॉग्निशन क्या है इसकी? तो भाई नेशनल फ्लावर बताया गया है नेपाल के द्वारा। और जो पिंक रोडोड्रॉन्स हैं, रोडोडेंड्रॉन्स सॉरी, वो जो है वो अपना हिमाचल प्रदेश है, उसने स्टेट फ्लावर बताए हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर स्पीशीज़ फॉर क्लाइमेट चेंज है, ये याद रखना है मेरे, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ होता है। चलिए फिर है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में क्या होता है? तो कोई भी बिल के ऊपर गवर्नर अगर वो एसेंट दे देता है तो वो आर्टिकल 200 के अंदर है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 200(1) के अंदर आप उसको रिजर्व कर सकते हो फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। आर्टिकल 200 के अंदर कोई भी बिल गवर्नर के पास जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उनके पास 3 पॉसिबिलिटी रहती है। एक तो वो असेंट दे दे, दूसरा वो विदहोल्ड कर दे, और तीसरा गवर्नमेंट की कंसिडरेशन प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख दे। अभी देखो अगेन आपका फ़र्ज़ क्या हो जाता है? कायदे से गवर्नर खोलिए, ठीक है, और गवर्नर का और प्रेसिडेंट का कंपैरिजन पढ़ लीजिए रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पूरा का पूरा कंपैरिजन पढ़ लीजिए, तो ही आपको देखो ये सब होगा कि भाई करंट अफेयर से लिंक करके हुए कैसे पढ़े। फिर रिटर्निंग बिल, भाई मनी बिल हो तो उसे एक बार रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उन्हें रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बट फिर से पास होता है तो अप्रूव करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मनी बिल अगर आता है तो आपको रिकमेंडेशन देनी है, और ऑर्डिनरी बिल आता है तो रिकमेंडेशन ना दो तो रिकमेंडेशन क्या, अपना अप्रूवल ना दो तो चलेगा, वापस भेज दो, और वापस भेज के भी अगर आता है तो भाई अप्रूव करना पड़ेगा। और हाँ, ये रख भी सकते हैं प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, उसमें तो कुछ है ही नहीं दिक्कत। फिर भाई रिजर्वेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिल अफेक्ट, भाई बोला है कि भाई कोई भी ऐसा बिल है जो कि हाई कोर्ट की पावर को अफेक्ट करता है तो गवर्नर को मैंडेटरीली प्रेसिडेंट को शेयर करना ही करना है। और देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर ये गवर्नर कभी भी बिल किसी की भी प्रेसिडेंट के लिए भेज देता है तो फिर कोई भी उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है, फिर वो निकल गया पिक्चर से ही, फिर जो देखेंगे वो प्रेसिडेंट देखेंगे, गवर्नर को कुछ नहीं देखना है, ठीक है, वो ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आ जाइए बर्ड फ्लू, पहले भी आपने देखा होगा स्वाइन फ्लू बहुत फैला था, पता है वो स्वाइन फ्लू क्या था? बर्ड फ्लू था। तो भाई सेकेंड जेनोटाइप ऑफ बर्ड फ्लू हमें देखने को मिला है, इसलिए न्यूज़ में था। अब तक हमें B3.13 वाला हमें जीन देखने को जेनोटाइप देखने को मिल रहा था, और अभी हमें नया टाइप का D1.1 भी देखने को मिला है। बर्ड फ्लू क्या है? तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस है। एवियन मतलब कि जो बर्ड से होता है, जो हवा में उड़ते हैं वो एवियन, तो उसके थ्रू जो होता है वो एवियन इन्फ्लुएंजा है, और इसमें बहुत सारी टाइप होती है। टाइप ए, अच्छा ये अभी के लिए टाइप A आ रहा है तो उसी को पढ़ते हैं। ये जो बर्ड फ्लू है उसको 2 टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है, और एक है हीमाग्लूटिनाइन और दूसरा है न्यूरामिनिडेज, ठीक है। और ये दोनों किसके बेसिस पे हमने डिफाइन किए हुए हैं? तो उसके जो प्रोटीन के सरफेस होते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। कैरियर और ट्रांसमिशन डेफिनेटली बर्ड्स के थ्रू होता है, स्पेशली वाटरफॉल
ये वाटरफॉल क्या है, तो ये बर्ड है एक टाइप की, आप गूगल कर लेना अगर आपको पता ना हो चले तो बर्ड है ये, उसके थ्रू यूजुअली ये हमें ज़्यादा फैलता है, वाइट बर्ड्स के भी फैलता है। और पता है ये ज़्यादा होता क्यों है, अगर कोई भी बर्ड है या फिर चिकन भी ले लीजिए, ठीक है, वो भी चिकन भी बर्ड का ही पार्ट आता है, अगर उसको ऑलरेडी कुछ इन्फेक्टेड है और उसको आप कंज्यूम करते हो तो ये वायरस आपको लग सकता है, या फिर उसके साथ आप घुल मिल रहे हो तो भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या है ह्यूमंस के अंदर, तो भाई सब टाइप्स ऑफ वायरस कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस, और उसको आपको H5N1 बीमारी हो सकती है, फिर भी H1N1 होता है, बहुत सारे होते हैं। क्या क्या होगा, तो फीवर, फटीग, कफ, सोर थ्रोट, मसल एक, ये सब आपको हो सकता है, ठीक है। चलिए हटाइए, लास्ट है हमारी पनामा। पनामा हमने पहले भी देखा था, फिर से देख रहे हैं। इंडिया और पनामा के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि हम उधर जाके भाई असिस्टेंस देंगे उनको, रोड डेवलप करने में, कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप करने में, एजुकेशन और हेल्थ केयर को डेवलप करने में। दैट्स इट। पॉलिटिकल फीचर्स, भाई पनामा का जो इस्थमस है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को भाई कनेक्ट करता है। ये देखिए इस्थमस क्या होता है, कोई भी ऐसी छोटी सी लैंड एरिया, छोटा सा लैंड एरिया जो कि दो बड़े लैंड एरिया को कनेक्ट करता है, तो उसको इस्थमस बोलते हैं। यहाँ पे देखो है ना, एक छोटा सा एरिया है जो कि बड़े से साउथ अमेरिका को और बड़े से नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ही पनामा कैनाल भी है, यहाँ पे देखो ऐसे बीच से निकलती है, शिप यहाँ से निकल सकती है, तो यस पनामा कैनाल भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे माउंटेन रेंज बड़ी एक देखने को मिलती है, तबासरा माउंटेन या फिर कॉर्डिलेरा सेंट्रल्स, ठीक है। आजू बाजू हम देख लें यहाँ पे तो क्या क्या है भाई, तो यहाँ पे कैरेबियन सी है, यहाँ पे पैसिफिक सी है, ओशन है। फिर हाँ यहाँ का देख लीजिए, यहाँ का ना छोटा सा काम का है, हमने बहुत बार देखा है। अब हम मेरा देखो ये प्रेडिक्शन है कि नॉर्थ अमेरिका से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा उसकी लोकेशन से। ओके भाई, ये है अपना युकातन पेनिनसुला, ठीक है। स्पेलिंग लिख देता हूँ एक सेकंड, युकातन, युकातन पेनिनसुला। और ये जो बीच में जगह है ये है युकातन स्ट्रेट या फिर युकातन चैनल, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, तो ये क्या है, ये है मैक्सिको, अमेरिका के नीचे पड़ता है, अमेरिका के साथ बॉर्डर बना था। और यहाँ पे ही ना मैक्सिको के यहाँ, मतलब ये बॉर्डर अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो यहाँ पे एक गल्फ़ पड़ता है, यही गल्फ़ है, ये देखो ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये बॉर्डर बना लेगा, ऊपर अपने आता है अमेरिका, ठीक है। ये जो गल्फ़ पड़ता है ना, ये पूरा का पूरा मैक्सिको के अंदर है, मतलब ये बाजू में मैक्सिको कंट्रीज़ है और ये यहाँ पे गल्फ़ पड़ रहा है, ये गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया। अभी सोचिए पूरा पूरा गल्फ है, वो मैक्सिको से बॉर्डर बनाता है, एक भी मतलब अमेरिका की कंट्री वहाँ पे है ही नहीं, कंट्री क्या स्टेट्स नहीं है, बट फिर भी वो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या है, तो अमेरिका का स्टेट है। तो ये आप ध्यान रखना, उधर आएगा ना कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका के साथ बॉर्डर बनाता है, नहीं, वो मैक्सिको के साथ बनाता है, ठीक है। और इवन यूएसए ये भी बोल रहा है कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है जिसका नाम, वो बोल रहा है कि इसका भी नाम हम चेंज कर देंगे और इसको भाई गल्फ ऑफ अमेरिका बोला जाए। क्यों भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको, हटाइए, ट्रम्प भैया है, बकवास आदमी है, पर ठीक है, पावरफुल है वो, अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट है। चलिए भाई, दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था हमारा आज का वीडियो में। और ये आपके आज के क्वेश्चन से अटेम्प्ट ज़रूर कोशिश करिएगा करने की, और ना ये मत लिखना, ये मत लिखना, ठीक है, क्वेश्चन ये लिख लेना, लिखना हो तो। और मुझे बता दीजिएगा कमेंट में प्लीज़ कि भाई आपको क्वेश्चन चाहिए या फिर प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन और नोट्स चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन से बेटर है नोट्स और प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखना, क्योंकि हमारी प्रीलिम्स नज़दीक आ रही है, मेंस को थोड़ा सा देर है, हमने मेंस बहुत कर लिया, पिछले 4-5 महीने से हम कर रहे हैं। ओके चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद।